महाराष्ट्र की राजनीति में करवट बदलने का दौर जारी है। सियासी बगावत ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव ला दिया है। मामला पावर गेम का है, पावर वर्सेस पावर पवार का है। शिवसेना के बाद एनसीपी की फूट से एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के साथ ही विधानसभा की तस्वीर बदल गई है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के झटके से शरद पवार की शक्ति तो कम हो ही गई है, साथ ही विपक्षी एकजुटता का किला भी अजीत पवार के झटके से हिल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की हर पल बदलती सियासत की और महाअघाड़ी पर आई आफत की। पहले शिवसेना और अब एनसीपी दोनों के सियासी किले पत्तों की तरह ढह गए। बात यदि एनसीपी में बगावत की इनसाइड स्टोरी की करें तो इसके संकेत उस वक्त ही मिल गए थे जब शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। तभी से लग रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। बहरहाल अब सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे एक ही पायदान पर खड़े हैं। हालांकि न तो शिवसेना हार मानने को तैयार है और न ही शरद पवार और सुप्रिया सुले, और दोनों ही अपनी ताकत दिखा रहे हैं तथा नई शुरुआत के लिए तैयार भी हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी की ये नई शुरुआत कैसे और कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। आज हम जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बीजेपी का खेला, एनसी में झमेला। तो अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब शिवसेना प्रमुख के पैरों तले एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से पार्टी की सियासी जमीन खींच ली थी और सीएम बन गए थे, ठीक ऐसे ही कुछ रविवार को महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार के साथ हुआ। जिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार का पावर गेम ऐसा माना जाता था कि वो कब क्या कर जाएं, किसे झटका दे जाएं, पता नहीं चलता था। ऐसा ही कुछ रविवार को अजीत पवार ने शरद पवार के साथ कर दिया, जिसके बाद हुए महाराष्ट्र के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने सभी को हैरान कर दिया। भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली और शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उनके साथ एनसीपी के 18 विधायक भी पहुंचे। हालांकि कल से आज तक की संख्या 30 तक हो चुकी है। 9 विधायकों को मंत्री भी बनाया गया है। उधर एनसीपी में बगावत के बीच शरद पवार सोमवार को गुरु पूर्णिमा के दिन सतारा के कराड़ में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान की समाधि पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। साथ ही पार्टी ने अजित पवार के साथ गए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में चुनी हुई गई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। शरद पवार ने कहा कि राज्य में हमारा संगठन मजबूत है, हम नई शुरुआत करेंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजीत ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं, यानी 1/3 से ज़्यादा उन्होंने एनसीपी छोड़कर शिवसेना भाजपा से हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि एनसीपी के तौर पर ही यह कदम उठाया है। बात यदि आंकड़ों की करें तो अब उद्धव गुट वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के पास कितना संख्या बल है, इसे भी आपको बता देते हैं। कुल 288 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास कुल 44 विधायक हैं। वहीं शिवसेना के 56 विधायकों में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ऐसे में शिवसेना के कुल 16 विधायक ही बचे हैं। अब एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से 30 विधायक पाला बदल चुके हैं। ऐसे में एनसीपी का आंकड़ा 23 तक सिमट गया है, जबकि अजित पवार ने 40 से ज़्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में एनसीपी कब ये संख्या बल और कम हो सकता है? मौजूदा स्थिति में तीनों दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नंबर को जोड़ा जाए तो अब महज 83 विधायक ही एनडीए गठबंधन में नजर आते हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अजित पवार की बगावत के बाद सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी को महाराष्ट्र में पवार पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या महाराष्ट्र के पावर गेम के बाद पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब ऑपरेशन लोटस के लिए भाजपा का अगला पड़ाव बिहार होगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे, बीजेपी का खेला, एनसी का झमेला। तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे में आप परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के आलोक वत्स जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन शर्मा जी हैं, शिवसेना शिंदे गुट से प्रवक्ता गुलाब चंद दुबे जी हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पवन पांडे जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ, बिल्कुल आ रही है। पवन जी, पहले तो हम आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे, ये उत्तर जानना चाहेंगे कि आप शरद पवार जी के साथ हैं कि अजीत पवार जी के साथ? जी, हम लोग पवार साहब के साथ ही पार्टी के साथ है। पार्टी पवार साहब की है, पार्टी को पवार साहब ने बनाया है, और जो लोग भी आज नहीं है वो पवार साहब के साथ नहीं है, वो अलग लोग हैं। मतलब आप शरद पवार जी के साथ हैं? जी बिल्कुल। जी, चलिए, तो अब आपसे सवाल है कि अब अजीत पवार जी उनके भतीजे हैं, उन्होंने ही बढ़ाया उनको। वो कह रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ होंगे। ऐसे में 40 विधायक साथ होंगे तो समझ लीजिए कि वही हाल होगा जो शिवसेना का हुआ। क्या बात कर रही है? देखिए, बहुत दुख की बात है कि अभी हमारे लोकतंत्र में जी इस तरह का घटना देखने को मिल रहा है। जी आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं आज हम लोग देश की राजनीति में, कि कल तक जहां पे जो भी विधायक बने हैं वो एनसीपी की विचारधारा को लेके पब्लिक के बीच में गए थे, जनता के बीच में गए थे, और भाजपा के खिलाफ उनको मैंडेट मिला था। जी भाजपा के आए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग भारत से भी 8 से 9 का है, सोनी का है। लालच में आते हैं। और दूसरी बात है कि आज पार्टियों को तोड़ने का जो एक सिलसिला चल रहा है, जो देश पे अगर लोकतंत्र को बदनाम करने का जो काम किया है इस भाजपा ने किया है। पवन जी, अभी आपसे सवाल नहीं किया। पवन जी, अभी आपसे सवाल नहीं किया, थोड़ा सा अभी हम पांडे जी से बात कर रहे हैं। जी जी पांडे जी, राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है जी, और उसके बाद पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहा है, ये तो पूरा देश और जनता देख रही है। पूरा विश्व में हमारी लोकतंत्र की थूथू हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि भाई क्या सरकार बनाना गिराना यही लोकतंत्र है, यही हमारी राजनीति रह गई है। जनता का कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो मुझे तो लगता है कि ये काला अध्याय शुरू हुआ है हमारे लोकतंत्र में। जिस तरह से चुने हुए विधायकों को बीच से तोड़ लिया जाता है, अपने तरफ कर लिया जाता है। कल तक कहा जाता है कि नेशनल करप्ट पार्टी है, और ईडी और सीबीआई के घेरे में इनके सारे विधायक और एमपी हैं। और आज ऐसी क्या बात हो गई कि सारे लोग को आप लेके और उनको शामिल करा रहे हैं? आप उप मुख्यमंत्री, आपके लोग टूट रहे हैं भाई, वो थोड़ी तोड़ रहे हैं। आपके लोग, चाहे एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे अजीत पवार जी हो, ये लोग टूट के जा रहे हैं उनके साथ। मैं वही तो कह रहा हूं कि टूट के जा रहे हैं कि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है, चलिए, पांडे जी से तकनीकी कारणों का। गुलाब चंद दुबे जी हैं हमारे साथ, है प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हैं। गुलाब जी, मेरी आवाज आ रही? गुलाब चंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुलाब चंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अपने फोन को म्यूट कर दिए हैं, उसको अनम्यूट कर दीजिए। गुलाब चंद जी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुलाब चंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी। गुलाब चंद जी, देखिए, फिर खेला हो गया, और ये खेला आपके शिंदे गुट के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दूर तक की सोच की बीजेपी ने अगर अजीत पवार जी को अपने साथ मिलाया है तो निश्चित तौर पे आपका महत्व कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मुझे त्रिपाठी जी बिल्कुल दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं लगता जी। इस शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकर सुजलाम सुफलाम अखंड भारत के लिए ये जो स्वप्न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, जो ये लोगों ने एक मनसूबा तैयार किया है, उसी के तहत रणनीति का यह क्रम है। दूर दूर तक कोई ऐसी बातें नहीं, और न ही मेरे मान और मेरे सम्मान पे कोई फर्क आने की दूर दूर तो कोई संभावना नहीं दिख रही त्रिपाठी जी। रही बात महाराष्ट्र के चाणक्य कहने वाले आदरणीय पवार साहब जी, के सूबे में के कुनबे में जो पहली बार सेध लगी हुई इनके परिवार की आदरणीय अजीत दादाजी ने जो किया है, अब ये बात समझ में आ जाती है आदरणीय उद्धव जी को, आदरणीय शरद पवार साहब को, कि जब भी अपने साथ चलने वाले अपने नेताओं के साथ इस कदर कुव्यवहार होगा तो परिणाम ऐसे भुगतने के लिए ये तैयार हैं।
ऐसा एक संदेश पूरे देश को जाता है महाराष्ट्र की तरफ से। जी यूं कह लीजिए, गुलाब चंद जी, यूं कह लीजिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिंदे जी को कहा गया है कि आप 5 मंत्रियों को हटा दीजिए, एनसीपी के लोगों को एडजस्ट करना है। जी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपके माध्यम से ऐसा, अगर आप ऐसी चीज की जानकारी देते हैं तो आप जानते होंगे किस सूत्रों के माध्यम से आप तक जानकारी हुई। जी, लेकिन हम एक आपके चैनल में बैठे हैं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से ऐसी कुछ जानकारी नहीं, और ना ऐसी कुछ सामंजस्य और समन्वय बनाने के लिए ऐसी कुछ बात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पास आई हुई है। ऐसी कुछ बात दूर दूर तक नहीं है। बहुत ही आपसी तालमेल के साथ, आपसी व्यवहार के साथ, आपसी विश्वास के साथ अजित दादा को या उनके सभी विधायकों के एक साथ में रहकर देश और प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए, विकास करने के लिए यह सामंजस्य तैयार किया गया है। देखिए गुलाब चंद जी, आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर जैसे 42-43 मंत्रियों के पद हैं तो उन पदों में निश्चित तौर पे आपके शिंदे जी की, माने आपकी गुट के जो शिवसेना है और बीजेपी, इनके आपस में ही बैठते हैं। अब उसमें अजित पवार जी की एंट्री हो जाती है तो आपका हक कहीं ना कहीं जा रहा है। जी नहीं, इसे नहीं कहा जा सकता है कि हक की बात नहीं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब बगावत हुई जी, तो न जाने कितने सिटिंग ऐसे मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसका प्रत्याग करके महाराष्ट्र के विकास के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए, अपने आवाज को बुलंद किया जी। और यूं कह लीजिए कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय वाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय प्रमोद महाजन के बीच जो 26-27 वर्षों का एक मित्रों व्यवहार था जी, एक समझौता था कि महाराष्ट्र हम देखेंगे और राष्ट्र आप देखेंगे, अटल जी के बीच में और आदरणीय माननीय बाला साहब के बीच में जो सामंजस्य तैयार उस कालखंड में हुआ था, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये तमाम जो हमारे बागी विधायक आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो कर दिखाया, इसलिए कि माननीय बाला साहब ठाकरे की परंपरा को कहीं धक्का लग रहा था, उनकी परंपरा को दमन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में आज फिर एक बार पुनः अजित दादा के प्रति नरेंद्र मोदी जी से जो भी आपसी तालमेल बैठने के बाद जो निर्माण हुआ है, राजनीतिक यहाँ पर जो एक पटल तैयार हुआ है, इसमें हमें नहीं लगता है चीज के लिए कि किसी प्रकार का शिंदे साहब को या फडणवीस साहब को किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार की इनको नाराजगी है। चलिए, पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं। पवन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। पवन शर्मा जी, एक्चुअल में पवन पांडे जी भी हमारे साथ, तो आपको मैंने पवन पांडे मुझे पूरा बोलना था। देखिए, ये कहीं ना कहीं देखिए आपकी एकता का जो किला पटना में आप बना रहे थे वो महाराष्ट्र से हिल गया, महाराष्ट्र में जाते जाते हिल गया। अब एक तरफ चाहे यूसीसी का मामला ले लें, आप पार्टी हो, उद्धव गुट हो, ये लोग समर्थन दे रहे हैं यूसीसी का, आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये जो एकता की बात कही जा रही थी वो अनेकता में नहीं बदलती जा रही। देखिए, आप यूसीसी पे डिबेट करेंगे तो मैं यूसीसी के साथ नहीं, हम यूसीसी का एक उदाहरण दिया मैंने, अभी तो अजित पवार पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप ये मानिए कि विपक्षी एकता तो और ज्यादा मजबूत हो गई जी। अगर किसी भी चीज को कमजोर किया जाता है तो वो कमजोर चीज ज्यादा मजबूती के साथ में उभरती है, क्योंकि उसको अपने धरातल का पता होता है और वो अपने मजबूती के साथ में काम करती है। ये भाजपा ने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है यहाँ पे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में मारने के बाद में आप देखिए इनकी इज्जत का जो फलूदा निकला है, जनता के बीच में इनकी छीछा लेदर हुई है, मैं इस वर्ड यूज करूंगा, कहते हैं एकदम पलीता लग गया इनकी इज्जत को, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया। आज अगर कहीं भी देखे, पहले भी इन्होंने शिवसेना शिंदे गुट को तोड़ा। अभी हमारे साथी जो शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र आप संभालिए, देश आप महाराष्ट्र हम संभालेंगे, देश आप संभालिए। भाई, आपको तो महाराष्ट्र भी संभालने नहीं दिया। अगर आपको महाराष्ट्र संभालने देते तो शिवसेना को ये दिक्कत ही नहीं आती। आप लोगों के बीच में जो मनमुटाव हुआ है वहीं से तो शुरू हुआ था। आप देखिए, जो बाला साहब ठाकरे का जो इज्जत थी, वो भाजपा ने उस इज्जत को मतलब उसको बराबर नहीं दिया, और उसी वजह से ठाकरे साहब अलग हुए। अब आप देखिए, अजीत दादा जो बात कर रहे हैं, अजीत दादा अब दूध के दूल्हे हो गए। पहले वही फडणवीस साहब जो उनको कहते थे कि चक्की पी सिंह, अब वो एकदम दूध के धुल के
और भाजपा में शामिल हो गए। अब कोई चक्की फिशिंग नहीं होगा वहां पे, जी। अब कोई ईडी का नोटिस नहीं आएगा। जी। जब पहले भी उन्होंने एक बार बगावत करी थी, जब स्टार्ट शुरू में, तब भी उनके कुछ 4-5 केसेस ईडी ने वापस कर लिए थे, लेकिन उन्होंने उनको संभाल के रखा। अब उन्होंने एन वक्त आया, ईडी के नोटिस वापस शुरू हो गए इनके पास में, और अजीत दादा को लगा कि यार आज तो अब गए, तो उन्होंने जो है अमित शाह जी के पास में जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया। उनमें हिम्मत नहीं है जनता के मुद्दों को लड़ने की, उन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वहां समर्पित हो गए। राष्ट्र की बात नहीं करते वो, लोकतंत्र की बात नहीं, सिर्फ सेल्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो आज शरद पवार जी को दगा देके, मैं कह रहा हूँ गद्दारी करके वो वहां से निकले हैं, न कि किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए उन्होंने किसी की पार्टी को ज्वाइन किया या वहां उनकी सहभागिता निभाई है। आगे आने वाला सब समय बताएगा। सरेंडर पवन जी, सरेंडर तब करते हैं जब कुछ लेते नहीं। उप मुख्यमंत्री पद लेकर के सरेंडर करेंगे क्या? आप मुझे बताइए, उप मुख्यमंत्री पद दे दिया, लेकिन वो किस शर्त पे दिया गया है, आप ये समझिए। आपने देखिए, जनता के मुद्दों को आप उठाने वाले नेता थे, आपने जनता के मुद्दों को सरेंडर कर दिया, आपने जनता की आवाज को सरेंडर कर दिया, आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लेके आप उस सरकार में शामिल हो गए, जो सरकार अनियमित, मतलब जिसको बोलते हैं ना, उसी हिसाब से बनी है, अनियमितता के हिसाब से बनी है। उसको जनादेश अगर सरकार ने दिया था, तो अगर पहले देखेंगे तो शिवसेना और भाजपा को जनादेश मान लो दिया, तो हम विपक्ष में थे। जब भाजपा उसको मानने को तैयार नहीं हुई, तो फिर जनता क्या करेगी, आप बताइए। भाजपा नहीं मानी कि शिवसेना नहीं मानी? देखिए देखिए, चीजें अब प्री पोल समझौता हुआ था, चुनाव पहले समझौता हुआ था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे, बाद में उन्होंने कहा अब हम बनेंगे। नहीं, अब आप उद्धव जी के खुद के शब्द हैं कि जो अमित शाह जी के साथ में उनकी डील हुई थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, वो डील उनकी, वो शिवसेना जाने, शिवसेना के उसके बाद में भाजपा जाने, उनकी जो भी डील थी, लेकिन जब महाविकास अघाड़ी पार्टी बन गई तो एक संयुक्त जिम्मेदारी बन गई इन तीनों राजनीतिक दलों की कि वो महाराष्ट्र की जनता के बारे में सोचे, उनके बारे में निर्णय लें, और जो निर्णय उचित हो, जिससे जनता की भागीदारी हो, जनता का जिसमें विश्वास हो, वो काम इन्होंने किया। लेकिन उस विश्वास को तोड़ने के लिए श्रीमान शिंदे जी भाग गए, अब अजीत पवार जी भाग गए, गद्दारी करके भाग गए। आगे वाले गद्दारों की सजा क्या सुनाती है सरकार, ये जो जनता है वो आने वाला समय बताएगा। आप सबको गद्दार कह रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक ताजा उदाहरण है, जितने गए थे उसमें से 2-4 को छोड़ दे, सब जीत गए थे उपचुनाव में। नहीं, कह तो रहा हूं आप, अब उन गद्दारों की हालत क्या हुई है, वो अब सरकार की जो भाजपा है, वो ना उनको निगलते बने ना उगलते बने। अब उनकी हालत देखना क्या होने वाली है। जी चलिए, उनको तो वो तो मंत्री भी बने हुए हैं। आलोक बस जी हमारे साथ। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आलोक जी, अब कहाँ लोटस ऑपरेशन, कहाँ बिहार में कब करने वाले हैं? और रहा सवाल, जैसा पवन शर्मा जी ने कहा कि पहले इन्हीं पे ईडी, सीबीआई सब इनको घेरे हुए थे, अब ये सब आपके साथ आ गए तो सब दूध के धुले हो गए। मुझे नहीं लगता कि अब इन पे जो जांच चल रही है वो आगे भी बढ़ेगी। और कितने भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनबद्ध कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती थी, अब अजीत पवार जी का सिद्धांत क्या है? आपके सिद्धांत में वो आएंगे, कैसे घुलेंगे मिलेंगे, या इसी तरह करते रहेंगे? अब देखिए त्रिपाठी जी, संगति बहुत कुछ सिखा देती है जी। हमारे यहाँ आने के बाद अजीत पवार जी कुछ दाएं बाएं कर ले, ऐसा सोचना भी उनके लिए पाप होगा जी। और रही बात ये विपक्ष की एकजुटता जो दिखाई दे रही है, ये सही माने में एकजुट हो नहीं पा रहे हैं जी। और यहाँ पर जो छत्रप लीडर हैं, जहां जहां परिवारवाद हावी हुआ, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे भी परिवारवाद के मोह में आ गए, तो उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ आपके सामने है जी। शरद पवार जी ने भी सुप्रिया सुले को की ताजपोशी की सोच ली, यहाँ क्या हुआ आप देख अजीत लीजिए। पवार भी उनके परिवार के ही हैं, लेकिन उनको उन्होंने तरजीह नहीं दी, उनके भतीजे हैं जी। उन्होंने, अजीत पवार जमीन से जुड़े नेता हैं, लेकिन उनको उन्होंने तरजीह नहीं दी। उन्होंने अपनी बेटी की ताजपोशी की, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ
पिताजी के नाम पर वो मेंबर पार्लियामेंट बन गई है, उसके अलावा कोई उनका योगदान नहीं है। ताजपोशी राजनीतिक- प्रफुल्ल पटेल की भी की, प्रफुल्ल पटेल क्यों चले गए? त्रिपाठी जी वो सब फिल इन द ब्लैंक था। इन लोगों को लगा कि पार्टी अब उनके बेटी के हाथ में चला जाएगा, हम लोगों का कोई पूछ नहीं होगा। तो अब जो राष्ट्रभक्ति में जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जो देश को आगे कर रहा है, जिसके नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, हम उसके साथ रहे हैं। इसलिए वो लोग यहाँ से छोड़ के और वो चले आए हमारे साथ। आपके साथ तो आ गए, लेकिन आप इतने दलों को समेटे कैसे? लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे आप सीधे सीधे? कोई लोकतंत्र की हत्या क्या हो रही है आप बताइए? आप बताइए कि हमने किसको हमने जबरदस्ती लिया है? और रही बात ईडी और सीबीआई की, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको ईडी सीबीआई का क्या डर है? जबरदस्ती कोई थोड़ी थोप देगा आपके ऊपर कोई चीज। लेकिन अगर आपने गलत किया है तो मोदी राज में तो फिर आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसका तो हम जवाब लेंगे आपसे, वो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने देश और राज्य का पैसा लूटकर अपना घर भर लिया है तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। इसमें एक सज्जन को आपने मंत्री बनवाया है, शपथ दिलाई है, जो 2 साल जेल में रहे हैं और आप ही ने जांच करके उनको भेजा है अंदर तेलगी स्टाम्प घोटाले में। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ दाएं बाएं करने की कोई सोच ही नहीं सकता है। जिसने भी सोचा, चाहे वो मंत्रिमंडल में था या कहीं और था, उसको बूट लादने भेज दिया। वो चला गया जिसको कहते हैं तिलहंडी में, उसका कहीं कोई ये नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ जो दाएं बाएं करने आए होंगे उनमें कितनों को आपने जेल में भेज दिया? कितनों पे कार्रवाई कर दी? एक भी बताइए नाम जरा। ऐसा है त्रिपाठी जी, हमारे यहाँ का शिकंजा इतना कड़ा है कि कोई दाएं बाएं करने की सोच ही नहीं सकता है जी। जिसको कहते हैं ना सोच, करना तो दूर की बात जी, सोचने पर भी पाबंदी है। इतना कड़ा निगरानी है और इतना कड़ा अनुशासन है। आप जिस पार्टी के अगेंस्ट में वोट मांग के, भाजपा के अगेंस्ट में, भगवाकरण के अगेंस्ट में वोट मांग के अजीत पवार और उनके साथी विधायक बने, वो आप उनको कैसे पचाएंगे आप? राष्ट्रभक्ति में कोई भी लीन हो जाए जी, उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जी। अगर कोई राष्ट्रभक्ति में लीन हो जाए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करे, उसके ऊपर चलने के लिए कटिबद्ध हो, तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। भारत को विश्व गुरु बनाना है, हिंदुस्तान का आगे बढ़ाना है, बस एक ही मिशन। आलोक जी, एक दिन में ही राष्ट्रभक्त में लीन हो जाएगा? कल तक लीन नहीं थे वो, आज लीन हो गए एकदम से, एक दिन में राष्ट्रभक्त से लीन हो गए। घबराइए मत, टाइम रहते हम उनको ठीक कर देंगे। आप धमकी दे रहे हैं अजीत पवार जी को? जी नहीं जी, डिसिप्लिन। हाँ, अगर आप 11 बजे दिन तक सोते थे, यहाँ आने के बाद 5 बजे सुबह उठ के उल्टा लटकना पड़ेगा। हाँ, तो उनको पहले शाखा में भेजिए, फिर उप मुख्यमंत्री बनाइए, ओटीसी कोर्स कराइए 3 साल का। कोई बात नहीं है, वो कहीं भी रहे। आप 9 बरस में आपने एक घोटाला सुना है मोदी जी के रेजिम में, या राज्य में या सेंटर में? जी, एक भी आदमी का कोई घोटाले में नाम आया है? ये तो घोटाला जब आपकी सरकार नहीं रहेगी तब आएगा सामने। जी नहीं, आपकी कर्नाटक की सरकार चली गई, आपकी मध्य प्रदेश की सरकार जाने वाली है, शांत रहिए, चावल बाबा की सरकार चली गई। शांत रहिए, आप चुप रहिए जब मैं बोल रहा हूँ। ऐसे झंझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारा। सारे घोटाले उनके सरकार में अपनी आवाज बंद रखिए, बंद रखिए अपनी आवाज। जब आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा। पवन जी आ जाएंगे आपके पास, की जरूरत नहीं है। पवन जी आपके पास आ जाएंगे। संक्षेप में खत्म करिए आलोक जी, आलोक जी समाप्त करिए अपना संक्षेप में। मैंने कहा ना, 9 बरस में एक भी घोटाला नहीं आया और न आएगा जी। कांग्रेस के घोटाले उसके रेजिम में आ चुके थे, जब वो सरकार में थे तभी घोटालों का पर्दाफाश हो वो गया सब था। में बरी कर दिया कोर्ट ने, सब में किसी को घोटाला नहीं माना कोर्ट ने। देखिए,
लोकतंत्र में जो भी फैसला होगा न्यायालय का वो सिरोधार्य है। हमारे ऊपर तो वो भी उंगली नहीं उठी, किसी को कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। हम तो ऐसा करने की सोचते ही नहीं है, ना करने देते हैं, न करते हैं, न करने देते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम तो उस पॉलिसी के लोग हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर चलने वाले लोग हैं। चलिए, अब आप लाए, वो तो अपनी पार्टी में थे, सत्ता में थे, उसके बाद अगर कहीं रिपोर्ट में आ गया कि यहाँ गड़बड़ हुई है, उसके बाद उनने सबको निकाल दिया, पार्टी खुद ही उनने जेल भेजा। आपके यहाँ भी आया है, अब वो हम नहीं नाम ले रहे हैं किसका आया है, वही सेम रिपोर्ट आई है, अगर हमारे एजी की रिपोर्ट ही आई है और कहा गया है कि यहाँ घोटाला हुआ है और उसमें आगे कोई आप कार्रवाई नहीं की है। हम फिलहाल नाम नहीं लेना चाहते। मैं देश हित में कहूंगा, आपके प्रेस्टीजियस चैनल पर आपके जैसे वरिष्ठ टीवी एंकर उसको आप उजागर करें और उसको जेल भेजवाएं। आप राज्यपाल की तरह मत बनिए कि हम बाद में बताएंगे। हम एजी की रिपोर्ट आपको भेज देंगे किस मुद्दे पे घोटाला हुआ है 1000 करोड़ का, जिसमें कहा गया है, और वहां बीजेपी की सरकार है। भेज दीजिए, मैं उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रेषित करूंगा। जी, नहीं होगा स्वयं लेके वो जाऊंगा। मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर लगा है आरोप। कोई हो, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो, कोई हो, अगर घोटाला किया है तो उसको जेल जाना यही पड़ेगा। एजी की रिपोर्ट के अनुसार 4G 2G जो भी कह रहे हैं, जितने भी जी हैं, उनके आधार पे उन्होंने जेल भेजा और वो बरी हुए। और यही एजी की रिपोर्ट अभी अभी आई है 3-4 महीने 5 महीने पहले। एक मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठी है, लेकिन कुछ नहीं किया आपके मोदी जी ने। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला कहीं मामला वहां नहीं आया। खैर, हम आपके पास आते हैं। श्रीवास्तव जी, आपकी एक टिप्पणी चाहिए एक बार फिर। पवन जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन शर्मा जी। जी देखिए त्रिपाठी जी, ये तो बड़ा जो घटना है महाराष्ट्र की और खास करके शरद पवार जी की पार्टी की जी ये ऐसा कयास लगाया नहीं जा रहा था कि इस तरह से स्प्लिट होगा उसमें जी। और जहाँ तक मिलने का सवाल है, जहाँ पर जो उद्धव ठाकरे गुट अलग है, शिंदे गुट्स के साथ मिलकर के बीजेपी सरकार बना चुकी है, वहाँ पर ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत नहीं थी, पूरा बहुमत था। उसके बाद भी जैसा दावा करते हैं अजीत पवार की उनके पास 40 MLA हैं और वो सरकार, वो जो है उनका खुद का जो है संगठन है जिस पर उनका जो है कब्जा बता रहे हैं कि अब ये जो है शरद पवार के हाथ से निकल गया है। और उन्होंने ये भी बोला कि वो जो है उसी सिंबल पर आने वाला चुनाव भी लड़ेंगे और 40 विधायकों के साथ जो फिर सरकार में शामिल हो जाते हैं। अब ये देखिए, एक बेमेल मिलाप है ये जी। दोनों की जो है, दोनों का विचारधारा अलग है जिस विचारधारा को लेकर के जी। लेकिन हमें जहाँ तक ये लगता है, इनके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस थे अजीत पवार पर। सिंचाई घोटाला था, आपका जो है कोऑपरेटिव बैंक का था, उसमें एक बार उनको क्लीन चिट भी मिल गई, फिर जब सरकार चली गई तो फिर से शुरुआत हुई। ये सारी चीज़ें हैं। और अभी देखें प्रधानमंत्री जी ने जो जिस तरह की बात कहा कि जो गारंटी लिया कि जो लोग घोटाले में उनको हम किसी जेल भेजने की गारंटी लें, तो शायद एक ये भी बात होगी। दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को लिया क्यों सरकार में? चलिए ठीक है, ये छोड़ के चले गए और आप डिप्टी CM बनाते हैं और पूरा ये कर दें। मतलब आप कहीं न कहीं आपका एक प्लान है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को तोड़ करके एक जो मजबूत उनका विपक्ष था उसको ख़त्म करने वाली बात थी। शरद पवार हालांकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इसके जिसको कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन इस मामले में इस बार चुप कर गए और उन्हीं के परिवार के जो है अजीत पवार ने अपना ये किया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जिस तरह से दोनों पार्टियों ने, उधर से प्रफुल्ल पटेल ने भी दावा ठोका है, निकाला, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, और इधर से जो है अजीत पवार ने जब प्रदेश अध्यक्ष से जो पहले थे उन्होंने जो है इनको नोटिस दिया और बदल दिया। मेरा ये कहना है कि जिस तरह की व्यवस्था बनी है उसमें ये सेम वही लड़ाई है जो शिंदे गुट और उद्धव गुट की थी जो गई, और जिसमें दल बदल कानून जहाँ पर लागू होता है। तो अब यहाँ पर एक स्थिति ये बनती कि क्या असली जो है एनसीपी किसके हाथ में होगी? बड़े पवार साहब के हाथ में होगी कि अजीत पवार के हाथ में होगी? जी, ये 40 है तो निश्चित अजीत पवार जी के साथ अब ये 40 हैं। अब देखिए, अभी तो समय है कि कितने लोग जाते हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि 30 लोग तो उनके साथ हैं, ये दावा 40 का कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ शरद पवार ने कहा कि जनता तय करेगी कि असली एनसीपी कौन है। जी। हमें लगता है कि कहीं न कहीं पवार साहब को भी ये पता है कि शरद पवार साहब को कि उनके पास उतने एमएलए नहीं हैं जिसका दावा वो ठोक रहे हैं, उनके पास एमएलए नहीं, इसलिए जनता की बात कर रहे हैं जी। जबकि एमएलए की संख्या हमको लगता है कि अजीत पवार के साथ है। अब ये सत्ता का खेल है, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक खेल हुआ है सत्ता का और एक तरह से जो बदलाव हुआ है, आप बताइए, हमें तो ये लगता है कि अभी कांग्रेस एक बची हुई है, कहीं उनमें से भी कुछ लोग टूट के न चले जाएं। और अगला आपने कयास भी लगाया कि हो सकता है बिहार में ऑपरेशन लोटस का एक पार्ट, तीसरा पार्ट शुरू हो जाए, जिसके चलते में जो है नीतीश कुमार ने पहले ही पैतरा मारते हुए जी जो है जदयू का जो है आरजेडी के साथ सरकार बना लिया कि कहीं उनके लोग टूट न जाएं। तो हमें लगता है कि 2024 चुनाव आते आते कई राज्यों में जो इस तरह की हड़बड़ाहट है लोगों में और विपक्षी दल जो इकट्ठा हुए हैं, उनमें कहीं न कहीं सेंधमारी करने की पूरा प्रयास होगा। आप ये देखिए कि बहुत दलों को उन्होंने नहीं जोड़ा एनडीए में, बल्कि इन्हीं दलों में से तोड़ के जोड़ ले रहे हैं। एक नई राजनीतिक जो व्यवस्था कायम हो रही है कि ज़्यादा एनडीए के दल मत बनाओ, जो दल हैं, जो घटक दल हैं दूसरे, उनमें से उनको आधा कर दो या 1/3 कर दो और उनको जोड़ लो। तो मेरे ख्याल में मोदी जी का जो प्लान है, मोदी जी अमित शाह का, कि अन्य दलों के लोगों को तोड़ करके उनकी जो ताकत है उनको ख़त्म किया जाए। और शायद हो सकता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सफल हुए हैं, अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं। जी। पवन शर्मा जी, आप बोलिए, आप कह रहे थे कुछ बीच में। हाँ, नहीं, जो हमारे भाजपा के जो नेता हैं जी, जब उन्होंने कहा ना कि राष्ट्रवाद और फिर भ्रष्टाचार, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, कहीं पे कोई बता नहीं सकता। आप देखिए, बताने वाले कौन है? बताने वाली मीडिया चैनल, आपके जैसे जो अच्छे चैनल हैं जो कुछ कई बार बता भी देते हैं। बाकी तो राष्ट्रीय चैनल पे अगर देखा जाए तो कोई बोलने तक को तैयार नहीं है। जो पत्रकार बोलता है उसको उस चैनल से निकाल दिया जाता है, या कोई पत्रकार जो लिखते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये तो इनका भाजपा का प्रोपेगेंडा। दूसरा ये कहते हैं कि भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है। अरे आपके कर्नाटक की सरकार गई भ्रष्टाचार के ऊपर है, 40% कमीशन की सरकार। आपके एमएलए के यहाँ करोड़ों, 1000 करोड़ रुपए का कैश मिलता है, उसके ऊपर आप कुछ बोलते नहीं है। मोदी जी एक तरफ गारंटी देते हैं कि ये मेरी गारंटी है कि भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं, क्योंकि वो गारंटी है, क्योंकि भ्रष्टाचारी उनके पास पहुंच रहे हैं, तो इसलिए उनकी गारंटी है उनको बचाने की। रही बात ये कि आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप भगवान के नाम पे उनको चला गया है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर आपने इतना कॉरिडोर बनाया, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, उसका कोई हिसाब नहीं है। व्यापम में कितना हुआ है, उसका कोई हिसाब नहीं है। आप देखिए कहाँ, जहां जहां भाजपा की सरकारें थी, छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों गई, क्यों चावल का घोटाला वहां हुआ, राजस्थान की सरकार क्यों गई, वहां पे कालीन का घोटाला हुआ। ये इतने घोटाले हुए जिसकी वजह से जनता को तो पता है ना इन चीजों का। और अब आप देखिए, सीएजी अगर कोई भी आकलन करती है, उस आकलन को पहले तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में ले आते थे जब यूपी की सरकार थी, और जब आज इनकी सरकार है, जब इनका आकलन होता है तो कुछ नहीं है। तो आकलन किया है, कोई उसके ऊपर कुछ उनकी प्रतिक्रिया ही नहीं है, ना डिबेट होती है उस चैनल पे कोई डिबेट नहीं होती। पहले थोड़ी सी सीएजी कोई अगर कोई चीज निकालती थी उसके ऊपर डिबेट होती थी, आज डिबेट होती है राम के नाम पर, धर्म के नाम पे, इसके अलावा कोई है ही नहीं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भैया सारे राष्ट्रवादी हैं। आप किसी को सर्टिफिकेट बांटने वाले आप कौन होते हैं? जो हिंदुस्तान में है वो राष्ट्रवादी है, और वो हर बार पहले अपने देश के बारे में सोचता है। कोई भाजपा ही पहले नहीं आई, भाजपा ने तो पहले अंग्रेजों के साथ में मिलके गद्दारी करी है। गद्दार है वो लोग, तो राष्ट्रवाद की बात करने वाले। तब भाजपा बनी ही नहीं थी साहब, अंग्रेज जब थे तो। देखिए, है तो उसी का कुनबा। आप देखिए, पहले हिंदू महासभा थी, उससे फिर आरएसएस बनी, है तो वही कुनबा। आज उस आरएसएस के से निकल के तो भाजपा ही है। आज उसी आरएसएस के ऊपर उनके खुद के जो राज्यपाल है वो घोटाले की लगाते हैं, उस घोटाले की कोई इंक्वायरी नहीं होती है। अगर घोटाले की इंक्वायरी नहीं होती तो कैसे पता लगेगा? आप सत्ता जाने दीजिए, जो बाहर। चलिए, हमारे सवाल का उत्तर कि देखिए, आप तो कह रहे हैं कि और मजबूत आप हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही भारतीय जनता पार्टी। पैरों में कुल्हाड़ी हमको तो नहीं दिख रही, हमको तो दिख रही है कि आपको काट दिया उनने आधे से। नहीं, आप ये देख लीजिए, कांग्रेस, अब आप, मैं तो अपनी बात, अगर कांग्रेस की बात करता हूं तो आज कांग्रेस वहां पे 2nd नंबर की पार्टी है। जब चुनाव हुए तो 4 नंबर की पार्टी थी, आप 2nd नंबर की पार्टी। तो अब देखिए नुकसान किसको हुआ। और अब आप खुद देख लीजिए, जनता की निगाह में भाजपा एकदम गिर चुकी है। उनको पता लग गया कि इसका कोई दीन ईमान नहीं है।
ये लोग सिर्फ पैसे के बल पे काम करते हैं। कोई अगर आप खुद देख लीजिए, जो पैसे का गैप राजनीतिक दलों के बीच में आ गया है, आप उसमें ही गैप देख लीजिए। जो पीएम केयर फंड है उसमें आप घोटाला देख लीजिए। ये घोटाले की बात करें, एक एक घोटाला गिला सकते हैं इनको, कौन कौन से घोटाले हुए हैं इनके राज में, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो। पीएम केयर फंड में घोटाला कहाँ दिख गया आपको? कहीं से आई रिपोर्ट? आई दिखा नहीं, मैं वही तो कर रहा हूँ। वो पैसा कहाँ जा रहा है इनका, किसी के पास हिसाब किताब है? अगर कहीं घोटाले का इनका नहीं, अगर इनका मंशा नहीं थी तो उसका ऑडिट करवाते, सबके सामने लाते कि इसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अभी बीच में हेलीकॉप्टर का घोटाला जो अभी डील करके आए हैं, वो अपनी जिस रेट से डील करनी चाहिए थी उस रेट पे नहीं करके आए। उसके हमारे जो प्रवक्ताओं ने बोला है कि हाँ इसमें भी घोटाला है, लेकिन घोटाला सुने कौन, उसकी जांच कौन करे? खास बात तो यही हो रही है आज की डेट में। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा पता लग जाएगा कितने घोटाले इन लोगों ने किए हैं, ये राष्ट्रवादियों ने। चलिए पहले सत्ता तो परिवर्तित कराई। हमारे साथ पवन पांडे जी, एक बार फिर चलते। पवन जी, मेरी आवाज आ रही? पवन पांडे जी। पांडे साहब, एक्चुअल में हैं कितने अजीत पवार जी के साथ? अभी यह आ रहा, दावा हो रहा 29 गए, 18 गए, 9 ने तो शपथ ले ली, ठीक है वो तो है साथ में, लेकिन हैं कितने? आपके साथ कितने बचे हैं? ऐसा है कि जाने वाले चले ही गए हैं। 5 तारीख को मीटिंग, ठीक है, 5 तारीख को स्थितियां बहुत स्पष्ट हो जाए। जिनका जमीर अभी तक मरा नहीं है वो लोग जरूर वापस आ जाए। अभी हम लोग पूरा डिबेट सुन रहे थे, जिस तरह भाजपा के प्रवक्ता की भाषा सुनकर मैं स्तब्ध था कि जिस तरह की भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह की बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इस तरह की भाषा और न्यूज चैनलों में भी अगर इनका किस तरह का माइंडसेट हो चुका है, किस तरह की सोच बदल गई है लोकतंत्र में लोग, और किस तरह से विपक्ष को कुचलने या विपक्ष को नीचा दिखाने या उसको दबाने का ये लोग बात कर रहे हैं। भाई ऐसा है कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, सारे लोग वैचारिक मतभेद के साथ जी रहे हैं। आप एक अपनी आइडियोलॉजी लेके जा रहे हो, हम अपनी आइडियोलॉजी लेके जा रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कुछ जनता के बीच जाते हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं। आज आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आपके आइडियोलॉजी के साथ जनता नहीं आ रही है। अब आप सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के सारे साधनों का दुरुपयोग करके आप अगली सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए आप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अगर आपकी विचारधारा में इतना दम है, आपकी विचारधारा आपको लगती है कि जनता एक्सेप्ट कर रही है, जनता आपको स्वीकार रही है, तो फिर आप क्यों दूसरे की पार्टी, दूसरे की विधायकों को छोड़ेंगे? क्योंकि आप जब किसी के विधायक को ले जाते हैं, अपने साथ अलायंस करते हैं, तो आप इस चीज को देखिएगा कि उस क्षेत्र का जो आपका वर्कर काम कर रहा होता है, जो विधायक के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में लड़ा होता है, जो इनसे हारा हुआ होता है, जब आप इनको ले जाते हैं तो उसका जो जितना उसने समय दिया, जितना अपना जीवन लगाया आपकी विचारधारा के साथ, तो आपने 1 मिनट में खत्म कर दी। तो ऐसी बहुत सारी बुनियादी बातें हैं जो आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। ये दर्शाता है ये सारा जो हकंडा। अब रह गया पांडे जी, ये उनका अपना कष्ट है, ये वो कैसे सुलझाएंगे वो जाने। लेकिन आपके साथ अगर अजीत पवार जी कह रहे हैं कि 40 विधायक हैं, तो ये समझ के चलिए कि तय है, जैसे शिंदे गुट ने किया है, कि आपके पास से घड़ी गई, पट्टा रह जाएगा आपके पास घड़ी का। हो सकता है, राजनीति में असंभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, इसको स्वीकारना चाहिए। भाई ऐसी व्यवस्था है कि अगर 2/3 बहुमत से ऊपर चला जाएगा तो ऐसी चीजें हो सकती है। इससे हम लोग डरने और घबराने वाले नहीं है। हम लोगों ने मेहनत करके राज्य जनता के बीच में हमारे वर्कर जाके और उनका मत अपने तरफ करके और इन लोगों को जिताने का काम किया, और आज इन लोगों ने उस मत को धोखा देने का काम किया, उस मत को दरकिनार करके ये उस विचारधारा के साथ गए हैं जिसके खिलाफत इन्होंने इतने वर्षों तक की। तो सोचना तो इनको है, क्योंकि आप देखेंगे हमेशा ऐसा होता है कि पार्टियों से नेता जाते हैं, ना वोटर जाता है, ना कार्यकर्ता जाते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा इस बारे में हाँ ठीक है, हम लोगों ने मेहनत करके इसमें विधायक बनाए थे, हमारे विधायकों को अलोकतांत्रिक तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, ठीक है, उसका एक हम लोग को ये है, हम लोग देख रहे हैं। और वो चले गए, ठीक है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा
पुत्री मोह के कारण शरद पवार जी की पार्टी डोल गई। नहीं, अगर ऐसा बात होता तो आप देखिए कि प्रफुल्ल पटेल साहब को क्यों बनाया जाता सरकारी अध्यक्ष। वो उनने आलोक बस जी ने कहा फिल अप द ब्लैंक्स था वो। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे, कहने के लिए तो नेशनल करप्ट पार्टी थी, चक्की पिछवा रहे थे, लेकिन अब ये सब बात नहीं कहेंगे। अब आप बताइए ना, चक्की कौन पीछे जी? अब नेशनल करप्ट पार्टी कौन रहेगी ये बताइए। वो तो बोल रहे हैं कि वही सिंबल से हम सिंबल छीन लेंगे, सिंबल हमारा होगा। तो आपको तो इस सिंबल से बहुत परेशानी थी, अब क्या होगी? आप उस सिंबल के साथ गठबंधन करेंगे? इसका जवाब इनको घड़ी छिन गई। देखिए, शरद पवार जी ने जब पार्टी खड़ी की थी तब उनका स्वास्थ्य कैसा था और क्या उम्र रही होगी। आज वो उम्र दराज हो चुके हैं, स्वास्थ्य भी उनका गड़बड़ है। अब पार्टी खड़ी करना नए चुनाव चिन्ह के साथ, आपको लगता है कि मजाक है क्या? देखिए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हर दिन चुनौतियों का सामना करना में विश्वास रखते हैं और हर दिन काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं हमारे साथ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसी तरीके से काम होगा। आप देखेंगे अगला चुनाव में हमारे ज्यादा विधायक जीत जाएंगे और इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा हम लोग को विश्वास है और ऐसा हम लोग क्षेत्र में काम करेंगे। आज देखिए, पवार साहब जहाँ भी जा रहे हैं उनका जन समर्थन कितना मिल रहा है, कार्यकर्ता उमड़ पड़ रहे हैं, तो यही तो एक संदेश दे रहा है। यही तो देखने वाली बात है। आप हमारे विधायक ले जा सकते हैं, हमारे वोटरों को नहीं ले जा, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं। कुल मिला के आपको भी ये नहीं मालूम है कि कितने शरद जी के साथ है, कितने अजीत जी के साथ है? तो 5 तारीख को पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा। कोई भी आदमी अभी तक दावा ही कर रहा है जी। कहीं शरद जी ने फिर तो खेल नहीं खेला जो 2019 में कभी खेला था कि रातों रात राष्ट्रपति शासन हटवा दिया, शपथ दिलवा दी, फिर 2 दिन बाद शपथ वापस करा दी, मैंने इस्तीफा दिलवा दिया। ये खेल तो कहीं नहीं गया। उन्होंने कहा कि हम गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी में सबको अंदर करेंगे। तो ये कहीं शरद जी का ही तो खेल नहीं है। ये तो भाजपा को समझना चाहिए। भाजपा बताए तो भाजपा देखिए, भाजपा तो बहुत चालाक पार्टी है, बहुत दिमाग लगाती है, बहुत सारे हथकंडों को अपनाती है राजनीति में, तो उनको देखना होगा। चलिए एक बार फिर बिल्कुल गुलाब चंद जी मेरी आवाज आ रही? गुलाब चंद जी, बाला साहब ठाकरे का आप नाम ले रहे हैं, बाला साहब आपके साथ हैं और उन्हीं के बेटे की पार्टी तोड़ के, उनके पोते की पार्टी तोड़ करके आप अलग हो गए। अभी भी बाला साहब के नाम पे आप नाम जप रहे हैं? इसलिए कि हमने उनकी परंपरा का निर्वाह किया, हमने उस विरासत को बचाया। हमारे भाई पवन शर्मा जी कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं बड़े आदर के साथ मैं पवन भाई से जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन हो गई थी कि जिस दिन माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का मर्दन कर, माननीय बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे कि जिस दिन मुझे इन कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा उस दिन मैं अपना दुकान बंद कर दूंगा और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे बाला साहब ने इंदिरा जी का समर्थन भी किया था, कांग्रेस का समर्थन किया था। इस समर्थन किसी मुद्दों पे किया था, किसी कालखंड में किया था। आज विरोधी विपक्ष रहने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे साहब ने आज यूनिफॉर्म पे किया नहीं, आज किया ना। किसी मुद्दों पे, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे अगर माननीय बाला साहब ठाकरे ने अगर कहीं समर्थन किया तो इससे नहीं जोड़ा जा सकता। यदि ये आपको स्मृति पटेल पर वह बात अगर है त्रिपाठी जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि शिवसेना का विचार और कांग्रेस का विचार कभी मेल ही नहीं खा सकता। और यही शरद पवार साहब 77-78 में ये क्या किए थे, आज उनको गद्दार समझ में आ रहे हैं। उद्धव साहब को गद्दार समझ में आ रहे हैं लोग। इन्होंने क्या किया था कांग्रेस के साथ में, वही तो किया था। सच तो ये है कि अब चूंकि हम राष्ट्रवादी की बात नहीं करेंगे और हम अपनी विसात को समझते हैं और जानते हैं। हम माननीय शरद पवार साहब के बारे में कोई टीका टिप्पणी किए बगैर जरूर आपके चैनल के माध्यम से, एक प्रवक्ता के हैसियत से आपके साथ जरूर, आपके चैनल के माध्यम से देश को और प्रदेश को जरूर बताना चाहूंगा कि जिस वक्त एकनाथ शिंदे साहब 2022 में जो कुछ हुआ, जिसको देश ने देखा, कई देश ने देखा, वहां पे मात्र एक बात थी कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, तो समझ लेना हम बागी हैं, बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे निज हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। उन्होंने एक देश को पैगाम छोड़ा और देश और प्रदेश दोनों ने दिल से लगा करके आज वर्तमान स्थिति में देश और प्रदेश दोनों देख रहा है आपके माध्यम से इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब अगर दिल्ली में बैठ करके
अगर ये न्याय लिया है अजीत दादा को भी अपने आगोश या इस राष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, विकास के राह पर चलने के लिए, अगर महाराष्ट्र से किसी कद्दावर नेता को और अगर हम पाते हैं तो बड़े तेजी से, बड़े गतिशील स्थिति से हम देश और प्रदेश को हम आगे ले चलने का काम करेंगे, एक सहयोगी बनेंगे। यही भाव था, यही सोच था। मेरा अपना मानना है कि किसी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। समय समय पे राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। त्रिपाठी जी, मैं जैसे आपको याद दिलाया कि वो 77-78 का वो कालखंड था कि यही आदरणीय शरद पवार साहब थे जो कि कभी एक कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। हमारे पवन भाई ये बात को सोचें, जरा विचार करें, उस वक्त क्या हुआ, उसको क्या कहेंगे? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, वो बगावत थी, वो गद्दारी थी। तो राजनीति में जब भी उस समय दल बदल विधेयक नहीं आया था। जी जी जी, उस समय कर सकते थे। ऐसे हालात बनते रहेंगे और इसके इतिहास में भी बने हैं, आज भी बदल रहे हैं, भविष्य में भी बनते रहे, बिगड़ते रहेंगे। रही बात महाराष्ट्र, इस वक्त सुरक्षित है और 2024 में वक्त और समय बता देगा। और डिबेट पे बैठे हुए सभी मान्यवरों को ये देखना पड़ेगा कि एक बार पुनः महाराष्ट्र से लेकर के राष्ट्र तक कमल खिलकर और पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी तो लड़ाई होनी है। पिछली बार 48 में से 41 सीट एनडीए गठबंधन, एनडीए यानी शिवसेना और भाजपा ने मिलकर जीते थे। अभी तो अब आपको कितनी सीटें देगी बीजेपी, आप समझ सकते हैं अजीत पवार जी को लेने के बाद। तो आप समझ लीजिए अभी बहुत 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 पानी बहना बाकी है अभी। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही? जी बोलिए। कि पानी बहेगा। त्रिपाठी जी, उस बात का फिक्र नहीं है, फिक्र जरूर बात का है। राष्ट्र महाराष्ट्र के बारे में चिंता है और चिंता के ही कहीं न कहीं इस कड़ी में ये जो राजनीतिक उठक पटक हुआ है, ये इसी कड़ी का एक हिस्सा है। हमें इस बात का चिंता नहीं। विपक्ष इस वक्त पस्त है और हम लोग मस्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी आलोक जी, मेरी आवाज आ रही? जी आलोक जी, महाराष्ट्र में कितने दलों से, एक तो अजीत पवार जी आ गए, निश्चित तौर पे वो आपके साथ आ गए हैं, तो 48 में कितनी आप सीट देंगे, शिंदे जी को कितनी सीट देंगे? उसके अलावा शायद हो सकता है आपको भी ना मालूम हो, हम आपको बता देते हैं महाराष्ट्र में और कितने दलों के साथ आपने समझौता कर रखा है। अपना ये चक्र माइक्रो प्लान जो आपने बनाया है उसके अंदर एक आपने कर रखी प्रोफेसर जोगिंदर सिंह काबड़े की पीपुल्स रिपब्लिक पार्टी, विनायक मेटे की शिव संग्राम पार्टी, सुलेखा कुमारे की बहुजन रिपब्लिक एकता मंच, सदाभाऊ खोत की रैयत क्रांति संगठन महादेव, राष्ट्रीय समाज पार्टी, रामदास अठावले की आरपीआई, ये 6-7 दलों से आपने वहां समझौता कर रखा है। ये सारा जो ये क्या कहते हैं ना, वो बनाते हैं कि सारे अनाज को मिला करके खिचड़ी टाइप बना रहे हैं आप वहां पे। त्रिपाठी जी, इन लोगों को, अठावले जी को छोड़ के, और मुझे नहीं लगता है इनमें से किसी दल को लोकसभा की कोई सीट दी जाएगी। जितना नाम आपने गिनाया ये सब विधानसभा तक सीमित रहेंगे। रहेंगे, लेकिन विचारधारा तो मिल रही ना आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, जब राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेके आगे चलना है, मजबूती से चलना है और देश को इतना मजबूत बनाना है कि विश्व गुरु बनाकर ही दम लेना है। इस कवायद में जो भी हमारे साथ है उसको हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, तो 2, 4, 10 छत्रप लोगों को लेकर आगे चलाने में क्या दिक्कत है? चलिए, अकेले नहीं चल सकते आप वहां? नहीं, अकेले चल सकते हैं, लेकिन देखिए जब बाढ़ चलती है ना तो बहुत सा चीज उसमें बहने लगता है स्वयं। जी, प्रफुल्ल पटेल जी को शपथ कब दिलवा रहे हैं आप? देखिए त्रिपाठी जी, ये सब फैसला हाईकमान का होता है। अगर मुझे लगता है कि शायद उनको अति शीघ्र, ये मेरी अपनी धारणा है, अति शीघ्र उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। काबिल लोग हैं, बहुत दिनों तक मंत्रालय चलाया है, किसी तरीके का कोई दाग नहीं है, अच्छे लोग चाहिए देश हित में। कांग्रेस के साथ रहे हैं वो, आपके साथ नहीं रहे? नहीं, कहीं भी रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस में सब चोरी है। कांग्रेस में अच्छे लोग भी हैं और विभिन्न दलों में अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ है वही सिर्फ अच्छे हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, लेकिन हाँ अच्छे लोग कम है, लोलुप लोग ज्यादा हैं।
कांग्रेस तो के क्या, इससे देश कांग्रेस को- के एक आध अच्छे आदमी का, अच्छे नेता का नाम बता दें तो बेहतर रहेगा, हमारा जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, आप मेरे से नाम मत बुलवाइए, जी लेकिन अच्छे लोग हैं। जी। गुलाम नबी आजाद अच्छे थे। हमारे कपिल पवन शर्मा जी सिब्बल अच्छे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। पवन शर्मा जी भी बहुत अच्छे हैं। जी। गुलाम नबी आजाद अच्छे थे, कपिल सिब्बल अच्छे थे, सब अच्छे लोग थे। हैं में बताइए, थे में नहीं। हाय में भी है, वर्तमान राहुल गांधी अच्छे हैं। जी, चलिए अच्छी बात है। पवन शर्मा जी अच्छी बात है, राहुल गांधी जी अच्छे हैं। देखिए, जो अच्छी बात है, मैं इसमें आलोक जी को साधुवाद देना चाहूंगा जी। कि उन्होंने माना तो सही कि हाँ अच्छे लोग हैं, जी। वरना भाजपा का तो ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। आप ये देखिए, कहीं पे भी हो, देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी वैचारिक भिन्नताएं हैं, मतभेद पाटिल जी, मैं माफी है, चाहूंगा, मतभेद मुझे नहीं दूसरे है। चैनल पे जाना है। जो जी, अपनी जी, ठीक है विचारधारा आलोक को जी। आगे बढ़ाए, जी। जो जनता की आवाज को उठाए, जनता उसका साथ देती है। और आने वाला समय जब बताएगा, जब आज दुनिया जो है, जो भारत की जो जनता है, रोज बेरोजगार युवक है, वो त्राही त्राही कर रहे हैं, तो भाजपा का जो समेटने का टाइम है वो आज मेरे हिसाब से 2024 में नजदीक आ गया है। और उसी को बचाने के लिए भाजपा के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो जितने भी लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को साथ देने की बात नहीं करते थे, उनको अपने साथ में ला के अपना कुनबा जोड़ रहे हैं। भाई इतनी ही मैं कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। श्रीवास्तव जी, क्या लगता है ये बेमोल गठबंधन? हाँ देखिए त्रिपाठी जी, एक तो ये तो जिस तरह से लड़ाई चुनाव आयोग तक, अदालत तक गई है जी। आपका शिवसेना की जो बात करते हैं, जिसमें शिंदे और उद्धव गुट की लगभग वही परिस्थिति निर्मित हो रही है शरद पवार और अजीत पवार के बीच में। और ये भी लगता है मामला थमने वाला नहीं है। एक दल, एक पक्ष उनको निकाल रहा है, दूसरा उनको निकाल रहा है। और दूसरी बात यह कि अब तो ये देखना होगा कि किसके पास संख्या बल कितना, उसके आधार पर तय होगा। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से ये जो ऑपरेशन लोटस है, ये बड़ा अद्भुत है। और हमें लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कमज़ोर करने की विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश हुई है, वो एक तरह से 2024 का एक जो है इंडिकेशन है कि अगर आपका दल मान लीजिए मिल जाता है, अगली बार चुनाव में 15 दल 20 दल मिलके जो सरकार मतलब चुनाव लड़ेंगे विपक्ष में, तो उसको कमज़ोर कर दो। मतलब जिसे कहते हैं ना कि उस पॉकेट को ही कमज़ोर कर दो। और उसमें हमको लगता है कि जो है महाराष्ट्र एक मिसाल बनेगा। और उसी के तर्ज पर हो सकता, बंगाल में हो, बिहार में हो, अन्य राज्यों में हो तो सकता है। और शायद यही वजह है कि अब जो सिनेरियो है पॉलिटिकल, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता राजनीति में कि कब क्या होगा। अभी शरद पवार के बारे में जिस तरह के लोगों की धारणा है कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता कर सकते हो, या उनकी मंशा भी रही हो कि जाओ, नहीं तो ये जो है ईडी सीबीआई और आईटी तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हो सकता है कि घेरने की कोशिश करें। तो अभी एक बयान भी मैं देख रहा था, उसमें वो बोले चलिए मुक्त हुए, जिन पर सिंचाई घोटाला ये घोटाला था उनको इन्होंने ले लिया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र की घटना जो है अप्रत्याशित है। और जिस तरह से ये पूरी जो है घटना 2024 के चुनाव को लेकर के। जी, चलो हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा जी आपका, पवन पांडे जी आपका, गुलाब चंद दुबे जी आपका, आलोक जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने चर्चा की महाराष्ट्र की सियासत में हो रही जोड़ तोड़ की और टूटती बिखरती राजनीतिक पार्टियों की। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में जो देखने को मिला है, उससे तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि मसला अब इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के ये प्रयोग अन्य राज्यों में आगे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि देश की सियासत में आम चुनाव से पहले और क्या होता है। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।